Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovatives. And in this video, we are going to start with another topic of Indian writers. So basically, you must have seen that in second grade English examination, there is a syllabus given in which Indian writers or poets is a part of the syllabus which we need to prepare. तो सभी पोएट और राइटर्स के नेम्स दिए हुए हैं, हमें वन बाय वन स्टडी करना है. कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियोस आर ऑलरेडी देयर, सो यू कैन गो एंड स्टडी देम ऑल देम. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रविंद्रनाथ टैगोर. हम देखेंगे उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में. सबसे इजी चीज जो कि हमें स्टार्ट करनी है वो है उनका बर्थ, जो कि कैलकाटा में हुआ था. उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है, क्योंकि आप देखोगे टाइम पीरियड है जो क्या है 7 मई 1861. ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी की बात है ये. बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइमिंग में जो कैलकाटा था वहां पर, यानी कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी है वहां पर इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को. प्रेजेंटली जिसे हम कोलकाता कहते हैं, जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में. इनकी डेथ जो है सेम जगह पर हुई थी, कैलकाटा में ही, लेकिन कब? 1941 में, भारत के आजाद होने के कुछ सालों पहले, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी. इनका जन्मदिन 7th और डेथ भी सेम डे को हुई थी, पर मंथ डिफरेंट है. इधर 1861 है, इधर 1941 है, जो कि आपको ध्यान रखना है. अब हम बात करेंगे इनके पेन नेम की. पेन नेम होता है यानी वो नाम जिससे ये अपनी राइटिंग के लिए फेमस है, तो वो है इनका नाम भानु सिंह. ओके. ऑक्यूपेशन बताएं की बात करें तो वो एक पोएट थे, एक नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, स्टोरी राइटर, स्टोरी कंपोजर, सॉन्ग कंपोजर, पेंटर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, लिंग्विस्ट एंड ग्रामरियन. तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन उनके थे जो कि आपके सामने हैं, और इसीलिए हम इनको आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ही वॉज हैविंग so many occupations, more importantly poetry and writing. Some important points यदि हम देखें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम लर्न कर सकते हैं, तो वो है इनकी जो राइटिंग थी, उसका जो लैंग्वेज था वो बंगाली था, यानी कि बंगाली भाषा के कवि थे, बंगाली में लिखते थे. फिर बाद में इनकी चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, या फिर इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा. इनका जो पीरियड था वो बंगाली रेनेसां का था, यानी कि पुनर्जागरण. इनके नोटेबल वर्क में हम देख सकते हैं गीतांजलि, जो कि एक बुक ऑफ पोएम है. देन घर बैरे, गोरा, जनगणमन, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बांग्ला बांग्ला. ठीक है. और नोटेबल अवार्ड्स में है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 इनको मिला था, और इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है. और डिटेल में देखेंगे हम इन सभी इंफॉर्मेशंस को. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि he was the first non-European, ठीक है, and the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature. ठीक है, he was the first non-European जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, और वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी थे. उन्हें, जैसा कि मैंने पहले बताया, द बार्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता था. ही वॉज नोन एज गुरुदेव, कवि गुरु, है ना, बंगाली लैंग्वेज में कवि गुरु को कवि गुरु, और विश्व कवि मीन्स विश्व कवि. इसके अलावा उनके जो वर्क था बेसिकली वो क्या देखते थे, द प्ले ऑफ फीलिंग एंड नॉट ऑफ एक्शन. जो भी प्ले वो ड्रामा रेडी करते थे या प्ले करते थे, दैट वाज मोर अबाउट द फीलिंग, नॉट ऑफ एक्शन, ऐसा ये कहते हैं. एक टर्म आती है यहाँ पे रविंद्र नृत्य नाट्य. रविंद्र नृत्य नाट्य क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ 4 डांस ड्रामास. ठीक है, 4 डांस ड्रामास कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. कौन कौन से? चित्रांगदा, चंडालिका, श्यामा एंड श्रवण गाथा. तो बेसिकली ये क्या है? एक तरह से डांस ड्रामाज, ठीक है, जिनको आप कह सकते हो कि ऐसे ड्रामा जिसके अंदर डांस भी होता है. द
The principal characteristics of these works is that the story is told entirely through the dance and song. तो पूरी की पूरी जो कहानी है, जैसे कि हमने देखा चित्रांगदा, चंडालिका, श्यामायन और इनकी कहानी के अंदर इनकी कहानी को कहा ही एक्चुअली डांस और सॉन्ग के वे में किया जाता है। ठीक है, पूरा कहानी को डांस और सॉन्ग के फॉर्म में बताया जाता है। तो इन चार जो इनके डांस ड्रामाज हैं उन्हें रविंद्र नृत्य नाट्य कहा जाता है। इन 1890 ही रॉट विसर्जन। विसर्जन क्या है? राजर्षि नोवेला है, उसमें से लिया गया है, जो कि इनका एक फाइनेस्ट ड्रामा कहलाता है। ओके, जो कि इन्होंने लिखा 1890 में। टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। उन्हें जो नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था या लौटा दिया था। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, मस्कारे होता उस 1919 में, तो उसके प्रोटेस्ट में या उसको अपोज करने के फॉर्म में उन्होंने अपना जो नाइटहुड जो इनको ब्रिटिशर्स ने दिया था वो इन्होंने रिटर्न कर दिया था या रिजेक्ट कर दिया था। ओके, इसके बाद इनका एक प्ले है वाल्मीकि प्रतिभा। ओके, तो ये एक ड्रामेटिक पीस ऑफ आर्ट है जो कि इन्होंने तब लिखा जब वो सिर्फ 20 इयर्स की एज के थे, यानी कि अपनी 20 साल की एज में ही इन्होंने ये लिखा। 1881 में कंपोज किया। द ओपेरा वॉज फर्स्ट परफॉर्म एट दी जोरासिंको ठाकुर बारी ऑन 26 Feb 1881। तो ओपेरा क्या होता है? यानी कि जैसा हमने देखा कि इट्स अ काइंड ऑफ you can say play drama. It is an opera by Rabindranath Tagore. The Bengali libretto was written by Tagore himself based on the legend of Ratnakar the Thug, who later became says Valmiki. ठीक है, जो कि रत्नाकर था, एक रोबर था जो कि बाद में वाल्मीकि बन गया था और जिन्होंने रामायण लिखी थी, अ हिंदू एपिक। The music of this opera was a fusion of classical, folk and European streams mixed up है, जिसमें क्लासिकल भी है, लोकगीत भी है और यूरोपियन भी है। द स्टोरी नरेट्स हाउ रत्नाकर, a robber chief, turns into a great poet by the grace of Saraswati, the goddess of wisdom. सरस्वती की दया से वो जो एक ठग था रत्नाकर, वो एक सेज में, एक साधु में कन्वर्ट हो गया। ये स्टोरी उस तरह से कंप्लीट ये ड्रामा के फॉर्म में बताती है। ओके, दैट इज कॉल्ड वाल्मीकि प्रतिभा। देन चंडालिका। चंडालिका जो है वो क्या है? हमने देखा एक नृत्य नाटक है, यानी कि डांस ड्रामा। ये त्रिपिटक जो बुद्धिज्म का टेक्स्ट होता है, त्रिपिटक, उसकी एक स्टोरी है। ठीक है, उससे लिया गया है। चंडालिका इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अछूत कास्ट की एक लड़की होती है चंडालिका, उसकी कहानी है ये। हर लाइफ एज अ वुमेन एंड देन एज एन अनटचेबल वुमेन is full of rejections and ridicule. She questions her existence when one day a Buddhist monk asks her for her. She refuses as a low caste girl cannot give water to spiritual high class monk. जब एक गौतम बुद्धा का जो साधु है, बुद्धिस्ट मॉन्ग था कोई, जो इसके घर पर आता है पानी पीने के लिए और ये मना कर देती, कहती है कि आई एम अनटचेबल। तो उस पर बेस्ड ये स्टोरी है चंडालिका। इट इज वेरी फेमस और पूछा जा सकता है कि चंडालिका किसने लिखा है। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसने लिखा है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर किस स्टोरी में है, और जो भी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है वो। इसके बाद है द डाकघर, यानी कि पोस्ट ऑफिस, जो कि 1912 में लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। ये बंगाली में इसको डाकघर कहा जाता है। और इट कंसर्न्स अमल। अमल एक लड़का है जो कि अपने अंकल यानी कि अपने मामा माधव के घर पे रहता है और वो एक इनक्योरेबल डिजीज से ग्रसित है, उसको एक कोई बीमारी है। तो इस तरह की एक स्टोरी है अबाउट हिम। WB जो है उन्होंने ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोड्यूस एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन ऑफ दिस प्ले। इस प्ले का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उन्होंने, या फिर उसको इसका दूसरा वर्जन इंग्लिश में निकाला WB ने। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज बंगाली थी और इसकी जो सेटिंग है, यानी कि जो बैकग्राउंड कह सकते हैं, कंप्लीटली रूरल बैकग्राउंड लिया गया है। कोई बंगाल का रूरल विलेज मान लो आप, विलेज एरिया, उसको पूरा सेटिंग ली गई है। ओके, तो ये एक फेमस इनका ड्रामा था। इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो टैगोर जब सिर्फ 16 इयर्स ओल्ड थे
तब से उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू की थी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना कब शुरू किया। उन्होंने स्टोरीज में, शॉर्ट स्टोरीज में अपना करियर जो है वो 1877 में स्टार्ट किया, और सबसे पहला जो उन्होंने लिखा वो था भिखारिनी, यानी कि द बेगर वुमन। ठीक है, भिखारिनी करके एक उन्होंने सबसे पहले अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी। इसके बाद इनका एक साधना पीरियड कहा जाता है, वो क्या है, 1891 से लेके 95 तक का 4 इयर्स का टाइम पीरियड जो है वो टैगोर का साधना पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा गल गुच्छा 84 स्टोरीज हैं इसके अंदर। ये एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्टोरीज, जिसके अंदर 84 कहानियां। देन काबुली वाला, यदि आपने पढ़ा हो तो 1892 में लिखा था ये, जो कि अफगानिस्तान से एक ड्राई फ्रूट्स बेचने वाला काबुली वाला एक कहानी है, बहुत ही फेमस। एंड शुद्धिता पशन, पाषाण का मतलब होता है स्टोन, है ना, द हंग्री स्टोन्स 1895 में लिखा, ये भी एक स्टोरी है। देन अतिथि द रनवे 1895 में लिखा। देन सबुज पत्र पीरियड, इनका एक पीरियड होता है 1914 से 1917 तक का, उससे सबुज पत्र पीरियड कहा जाता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आप रिपीट करना, ऑब्वियसली 2-3 बार पढ़ोगे तभी ध्यान रहेगा, और एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की है, शायद आपके लिए क्लियर हो पाए। फिर हम नॉवेल्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 8+4 यानी कि 12 नॉवेल्स लिखे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिनमें इम्पॉर्टेंट है चतुरंगा, शेषर कविता यानी कि कविता, चारोदय, देन नौका डूबी, घर बेरे, इसका मतलब है द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा मीन्स द फेयर, एंड जोगा जोग, या फिर इसको योगा योग भी कहते हैं, दैट मीन्स रिलेशनशिप्स। तो ये सारे नॉवेल्स लिखे हैं जो कि बहुत ही फेमस है। इसके बाद इनका जो इम्पोर्टेंट और फेमस कोई कंटेंट आता है तो वो पोइट्री के फॉर्म में आता है, जिसमें है गीतांजलि, जो आपको जरूर आइडिया होगा इसके बारे में। गीतांजलि एक बुक है जिसके अंदर 103 पोएम्स है। ओके, सो और इसी गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, द फर्स्ट नॉन यूरोपियन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। क्वेश्चन बनता है यहाँ से और यहाँ से। देन मानसी, सोनार तोरी मीन्स गोल्डन बोट, बालिका, वाइल्ड गीज, the title being a metaphor for migrating souls. ठीक है, and waiting, it's also a poem. Friend, on the nature of love, paper boats, endless time, where the mind is without fear, freedom, free love, and the boat. ये सारी की सारी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोइट्री है। ओके, इतनी कविताएं उन्होंने लिखी है। लाइक हम बात करें तो सो मैनी सॉन्ग्स की बात करें तो रविंद्रनाथ ने जितने भी सॉन्ग लिखे हैं उनको रविंद्र संगीत कहा जाता है। टोटल 2230 सॉन्ग्स इन्होंने कंपोज किए हैं सो फार। ये इनके जो सॉन्ग्स थे वो ठुमरी स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की जो ठुमरी स्टाइल है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। 1971 में इन्होंने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, जो कि नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश है। जनगण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा था। इट वाज रिटन इन साधु भाषा, संस्कृताइज्ड फॉर्म ऑफ बंगाली। तो इसके अलावा इन्होंने लिखा था चित्तो जेठा बर्शिनो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसके अलावा एकला चालो रे, इफ दे आंसर नॉट टू दाई कॉल वॉक अलोन, आई थिंक इसका एक सॉन्ग भी है एकला चालो रे। तो इस तरह से बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने लिखे 2230, जिनमें से बहुत सारे काफी फेमस हुए और अभी तक भी कहीं ना कहीं आप उन्हें सुन रहे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये सब था उनकी स्टोरी के बारे में, उनकी राइटिंग के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, एवरीथिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि एमसीक्यूज आपको एग्जाम में कैसे मिलेंगे। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रविंद्रनाथ गॉट द नोबेल प्राइज? घर बेरे, चोकर बाली, डाकघर और गीतांजलि। तो आपको पता है कि गीतांजलि एक 103 पोएम्स की बुक है जिसके लिए उन्हें
नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1913 में मिला था और he was the first non-European to get this prize in literature. Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज। तो सिंपली इट इज 1913। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। गीतांजलि जो है वो क्या है? बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, बुक ऑफ पोएम्स, बुक ऑफ स्टोरी और नन ऑफ दीज। सो दिस वी हैव सीन दैट 103 पोएम्स हैं, तो गीतांजलि जो है वो बुक ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है टू प्रिपेयर फुली फॉर एग्जामिनेशन। तो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, माइट भी कुछ मिसिंग रह गया है यदि तो एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल वो एमसीक्यूज आप गूगल प्ले स्टोर पे विटिविट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो और अपना स्टैंड ले सकते हो कि आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया। Okay, in case if you have any doubt, any feedback you want to give, you can write in the comment box. These are always welcome. So thank you so much for watching this video. Thank you. See you in the next video with another writer. Thank you.